गुड मॉर्निंग दोस्त। आशा कर रहा हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जब मैं बताऊँ, मैं भी बढ़िया हूँ। हम इससे आगे चलते हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफ़र होता है वो कास्ट में ट्रांसफ़र होता है, मगर हम जब कास्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो डिपार्टमेंट का सही तरह से उसका एफिशिएंसी कलेक्टिवली नहीं पता चल सकता। मान लो कि ये आपका डिपार्टमेंट एक्स है, ठीक। डिपार्टमेंट एक्स है, एक डिपार्टमेंट वाई है, वो मार्केट में सेल करता है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैं डिपार्टमेंट एक्स का मैनेजर हूँ। मैंने जब परचेज किया था कि 20 रुपीज से परचेज किए गए, 10 रुपीज मिला के 30 रुपीज मेरा हुआ था। कितना? 30 रुपीज मेरा कॉस्ट हुआ था। तो मैंने 30 रुपीज में ट्रांसफर कर दिया डिपार्टमेंट वाई को। तो डिपार्टमेंट वाई ने क्या किया कि उसके ऊपर 10 रुपीज डाल दिया उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर फाइनली 40 रुपीज का कॉस्ट हुआ, वो 50 से मार्केट में सेल कर दिया। डिपार्टमेंट एस के एंगल में हम देखेंगे तो डिपार्टमेंट एक्स बोलेगा क्या कि मेरा 30 रुपीज का था, 30 रुपीज में ट्रांसफर कर दिया। तो अगर मैं एक्सपेंसेस साइड में दिखाऊँ, परचेज 20 रुपीज का, प्रोसेसिंग कॉस्ट 10 रुपया का, ट्रांसफर किया सेल के 30 रुपीज, बराबर हो गया। मेरा प्रॉफिट नहीं की लॉस नहीं किया। मगर डिपार्टमेंट वाई के पास चलेंगे, वो दिखाएगा कि मेरा 30 रुपीज का परचेज किया था, 10 रुपया मैंने खर्च किया था, 50 में सेल कर दिया, ठीक है। तो मेरी अभी और 10 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। मैंने प्रॉफिट याद करके कंपनी को दिया है 10 रुपीज। क्या ये सही बोल पाएगा कि डिपार्टमेंट वाई जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि मेरे 10 रुपया का प्रॉफिट यान मैंने किया, डिपार्टमेंट एक्स ने कुछ नहीं किया है? अगर डिपार्टमेंट एक्स उसे ट्रांसफर नहीं करता तो ये कैसे कर सकता है प्रॉफिट 10 रुपया का? नहीं कर। तो डिपार्टमेंट एक्स में कुछ प्रॉफिट है, कुछ लेनी चाहिए 10 रुपया से, क्योंकि डिपार्टमेंट एक्स में इस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा इसका भी है क्योंकि उसने कुछ प्रोसेस किया है मटेरियल के ऊपर। तो इसलिए हमको कॉस्ट से ज्यादा अच्छा रहेगा कि मार्केट प्राइस आइदर कॉस्ट प्लस एग्रीड वैल्यू और मार्केट प्राइस हम लेके ये इसके प्रॉफिट के में निकाल सकूं कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा डिपार्टमेंट एक्स। क्यों नहीं जानना चाहिए डिपार्टमेंट एक्स का प्रॉफिट? उसके एफिशिएंसी जानना चाहिए, उसका डिपार्टमेंट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, देखने के लिए हमको डिपार्टमेंट एक्स का प्रॉफिट निकलना इसलिए चाहिए कि उसका एफिशिएंसी चाहिए हमको। उसके उस पर मैनेजरिया का कमीशन डिसाइड होता है, प्रॉफिट के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। तो प्रॉफिट नहीं जानोगे तो कैसे होगा? और सही में देखेंगे कि 10 रुपया प्रॉफिट में ही डिपार्टमेंट एक्स का कुछ हिस्सा है और डिपार्टमेंट वाई का कुछ हिस्सा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मार्केट प्राइस में ट्रांसफर करते हैं। तो कंपनी के एंगल का में देखेंगे तो अभी देखिए मार्केट प्राइस में मैंने डाल दिया कि तो मेरे हिसाब से मेरा भी प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अभी उसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट करता हूँ कि 20 रुपया डिपार्टमेंट एक्स ने किया, 20 रुपया मैंने परचेज किया था, 10 रुपया मैंने खर्च किया था। मैंने क्या किया कि 35 में सेल कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर कर दिया डिपार्टमेंट वाई को 35। तो मेरा हो गया टोटल 35, 5 रुपया मैंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट वाई क्या करेगा कि मैंने परचेज किया 35 से, रिसीव किया 35 से डिपार्टमेंट एक्स से, और मैंने प्रोसेस किया फर्दर 10 रुपीज, तो 50 रुपीज में सेल कर दिया। तो मेरा टोटल हो गया 50, इधर हो गया आपका 35, 50 हो गया। तो 45 से 50 करने से 5 प्रॉफिट, तो बराबर बट गया प्रॉफिट में। तो अगर हम ऐसे ट्रांसफर कर से करते हैं तो डिपार्टमेंट एस का प्रॉफिट हमको निकल नहीं। और एक हम देखेंगे कंपनी के एंगल से, तो कंपनी क्या करेगा कि नहीं डिपार्टमेंट सही दोनों तरह से चल रहा है तो डिपार्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, और कमीशन मेरे प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट के हिसाब से इसे मिलना चाहिए डिपार्टमेंट एक्स को, और इस प्रॉफिट के हिस्से से डिपार्टमेंट वाई को मिलना चाहिए। अभी और एक एग्जांपल लेके फिर थोड़ा क्रिटिकल लेके हम देखते हैं कि केस क्या जाता है आगे। अभी एग्जांपल के लिए
हम ये पकड़ते हैं कि डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई दोनों डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट एक्स ने 5 रॉ मटेरियल 100 रुपीज में खरीदा, ठीक है। तो प्रोडक्शन कितने की कि 5 यूनिट ने प्रोडक्शन की। मान लो 5 यूनिट प्रोडक्शन की, पूरा का पूरा वो ट्रांसफर कर दी किसको, डिपार्टमेंट एक्स को। मतलब मेरा कॉस्ट हो गया एक यूनिट के ऊपर मेरा कॉस्ट हो गया, यूनिट के ऊपर मेरा कॉस्ट हो गया 20 रुपीज। यहाँ पे यूनिट के ऊपर सेल प्राइस मेरे को निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यूनिट का प्राइस है, तो मैं यूनिट के ऊपर निकालूंगा तो 120 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 24 पर यूनिट में मैंने सेल कर दिया। तो मेरे इसी हिसाब से 20 रुपया को 4 रुपये में सेल किया, तो एक के लिए मैं 5 रुपये, 5 यूनिट के लिए मैं एक यूनिट के लिए 4 रुपीज प्रॉफिट लिया। तो डिपार्टमेंट एक्स को बोलेगा कि 20 रुपीज ने मैंने प्रॉफिट निकाला। डिपार्टमेंट वाई क्या बोलेगा कि डिपार्टमेंट वाई बोलेगा अच्छा तूने तो दिखा दिया प्रॉफिट, मैं दिखाता हूँ कि मैंने परचेस किया तुम्हारे से 120 रुपीज से परचेस किया। मतलब वो यूनिट के प्राइस के हिसाब से हम 20 पर में बाई किए। कितने यूनिट को, 5 यूनिट को, यूनिट्स अपने प्रोडक्शन किए 5 यूनिट्स, तो ये परचेज भी किया 5 यूनिट्स का। मगर क्या हुआ कि मैंने सेल कर दी कितने यूनिट का, 3 यूनिट्स को सेल कर दिया। कितने प्राइस में, 3 यूनिट से 84 करेंगे तो 28 रुपीज में मैंने पर यूनिट सेल किया। अच्छा यूनिट प्राइस में यहाँ दिखाता हूँ, 28 रुपीज में पर यूनिट यहाँ पे मैंने सेल किया। तो तीनों यूनिट के लिए 84 रुपीज हो गए। मेरे 2 यूनिट बच्चा है कितने हिसाब से, 24 हिसाब से, 2 यूनिट तो बच्चा था ना, टोटल 5 यूनिट का परचेज किया था, तो इस हिसाब से मेरा 24 हिसाब से 58 का स्टॉक बढ़ गया। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 24 मैंने 28 से 4 रुपीज से तीनों को कितना यान किया कि 4 रुपीज पर यूनिट। मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया कि 12 रुपीज। मेरा टोटल कितना हो गया 20 रुपीज। मगर ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट कंपनी के पीएल बनाऊंगा मैंने, डिपार्टमेंट एस को छोड़ के कंपनी का पीएल बनाऊंगा, तो मेरा क्या होगा कि मैंने परचेज किया था रॉ मटेरियल कितने का, 100 रुपीज का, कुछ तो खर्चा नहीं किया है उसके ऊपर। देन मैंने सेल किया फाइनली कितने में, 84 में। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है, फाइनली बच्चा है 48 का। तो मेरा टोटल ये हो गया 132 का। और ये इस साइड में 132 लाने से मेरा प्रॉफिट आ गया 32 रुपीज का। क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा 32 प्रॉफिट हुआ है, बोल सकता हूं? मुझे लग रहा है आप सब जवाब दे रहे हैं कि हाँ हमारा 30 यहाँ पे 20 रुपीज, यहाँ पे 12 रुपीज के हिसाब से प्रॉफिट 32 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। मगर एक बार क्लोजिंग स्टॉक पर देखिए ना, क्लोजिंग स्टॉक पर क्या हुआ है कि जो क्लोजिंग स्टॉक मैंने वैल्यूएशन किया हूं, अगर कंपनी के एंगल में देखूं, 2 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक था, 2 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक था। मेरा कॉस्ट था पर यूनिट कितने का, 20 रुपीज का कॉस्ट था। 20 हिसाब से मैं कितना का स्टॉक दिखा, 40 दिखाना चाहिए था, मगर मैंने 8 रुपया ज्यादा स्टॉक दिखा रहा हूँ, वैल्यूएशन किया हूँ, इसलिए मेरा 8 रुपीज तो बढ़ गया होगा प्रॉफिट से। तो मेरे को 32 से मैं 8 रुपया निकाल दूं तो मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट 24 आएगा। अच्छा ये 8 रुपया कहां से आया, जो मैंने स्टॉक में प्रॉफिट जो 2 यूनिट को ट्रांसफर किया था, जो फाइनली सेल नहीं हुआ था, मैं यहाँ पे 20 रुपीज का स्टॉक खरीदा था, फिर उसे ट्रांसफर किया था 24 में, 24 में ट्रांसफर किया था, फिर फाइनली मैंने सेल कर दिया 28 में। ये एक सर्कल होता है, यहाँ से लेकर ये एक सर्कल ड्रा करता है कि 20 रुपीज से बाहर हुए, बीच में ट्रांसफर होकर फाइनल 28 में, तो 8 रुपीज मेरा आ जाता है प्रॉफिट। मगर ये सर्कल और जब फाइनली नहीं आएगा कंपनी के अंदर, तो थोड़ी इंटरनल ट्रांसफर से मैं सोच लूंगी अरे मेरा इंटरनल ट्रांसफर हुआ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, 4 रुपया ज्यादा हो गया,
थोड़ी मेरे जेब में भर गया है कि पैसा नहीं भरा है ना मेरा पैसा। 4 रुपया अभी तक मेरे को रियलाइज नहीं आया है, अनरियलाइज है। जब तक मैं सेल नहीं करूंगा 2 यूनिट को, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी बुक करके रखा है उसे तो घटाना पड़ेगा। वो डिपार्टमेंट एंगल से सही है, मगर मैं होल ओवरऑल देखूंगा तो ओवरऑल की कंपनी के एंगल से तो गलत हो गया ना। मैं तो 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 2 यूनिट में 8 रुपीज जो डाल के रखा है वो गलत किया है, तो उससे निकलना चाहिए। तो जनरल पीएल से हम क्या करेंगे, जो 8 रुपीज का जो वैल्यूएशन हो गया ज्यादा, यहाँ से हम घटा देंगे, टू स्टॉक रिजर्व करके घटा देंगे। क्या इसमें क्लोजिंग स्टॉक में 8 रुपीज ज्यादा पड़ गया, तो इस हिसाब से आगे प्रॉफिट घट के आ जाएगा 24। कैसे आया कि इसका तो 12 रुपीज का प्रॉफिट है, इसका 20 रुपीज का प्रॉफिट है, माइनस मैंने जो डाल के रखा था और जो दोनों स्टॉक में 4-4 रुपया करके 8 रुपया जो ट्रांसफर किया था वो 8 रुपया निकाल दिया, तो आ गया मेरे फाइनल 24 रुपीज। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, जो अच्छा चलते हैं, अभी हम स्टॉक कैसे निकालेंगे अनरियलाइज्ड में। तो 38 रुपीज मैंने जो डाला था कि मेरा स्टॉक कितना था 48 रुपीज का स्टॉक, फिर मैंने जो डाला था कि 120 रुपीज में मैं पूरा प्रॉफिट डाला था कि 120 में ट्रांसफर किया था, जिसमें 20 रुपीज में प्रॉफिट डाला था। तो मेरा कितना हो गया कि 48 के ऊपर तो कितना डाला होगा 8 रुपीज, तो मेरा क्या हो गया कि ट्रांसफर प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जितना स्टॉक बचा है उसका जो प्राइस है, मतलब जिस प्राइस में मैं ट्रांसफर करके जो इसमें प्रॉफिट निकाला था, फिर जो ट्रांसफर प्राइस जो हुआ था ट्रांसफर वैल्यू, उसमें प्रॉफिट कितना है जोड़ा है, पूरा 120 में, पूरा 120 में जो ट्रांसफर किया था डिपार्टमेंट एक्स में, उसमें डोल के रखा 20 रुपीज, तो फिर बच्चा है कितना 48 के ऊपर 8 होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ट्रांसफर प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इनटू प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर प्राइस डिवाइडेड बाय ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू आपका स्टॉक रिजर्व निकल के आएगा। अगर हम इस फॉर्मूला से निकल सकते हैं, या हम एक अलग अलग करके दोनों हिस्से में डिवाइड कर देंगे। ये वाला के ग्रॉस प्रॉफिट बन गया कि 20/120 डिपार्टमेंट एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट 20/120 कितना आ जाएगा आपका भाई, 20/120 आ जाएगा आपका 60, राउंडिंग डिफरेंस आ रहा है 16.66 तो 16.67% का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 48 के ऊपर 16.67% निकालोगे, 48 के ऊपर 16.67% निकालोगे तो भी 8 रुपीज आएगा, 67% निकालोगे तो 8 रुपीज आएगा। ऐसे भी निकल सकते। यह आपको दे सकता है कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज देते आता और उसने ट्रांसफर किया होगा कि कॉस्ट के ऊपर में देके प्रॉफिट के ऊपर सेलिंग किया है कि मार्जिन 20% ऑन सेल। तो इसको हम क्या करेंगे कि 20% मार्जिन सेल मतलब आपका 100 रुपीज अगर सेल किए होंगे तो 20 रुपीज ने परचेज किए होंगे प्रॉफिट निकाल के, तो 80 रुपीज ने परचेज किए थे, तो 80 के ऊपर आपने 20 डाला है, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो पढ़ा होगा उसमें आफ्टर प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट, इसमें आप कैलकुलेशन इसी हिसाब से कर सकते हैं कि कॉस्ट के ऊपर सेल के ऊपर इस सब कोई प्रॉब्लम इसमें मुझे लग रहा है आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जर्नल एंट्री हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री क्या आएगा। आपको तो समझ में आ गया होगा कि हम क्लोजिंग स्टॉक के कि जनरल पीएल को ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे भी 8 रुपया होगा। तो जनरल पीएल को हम ट्रांसफर कर देंगे, जनरल पीएल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, देन स्टॉक रिजर्व आपको क्रेडिट कर देंगे। इस तरह का ओपनिंग में भी जो डाल के रखा है, ओपनिंग स्टॉक में हम पीएल डाल के रखा है तो उसको भी हटा देंगे कि ओपनिंग स्टॉक से स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल पीएल। अगर देखोगे पीएल को चला गया कंपनी के पीएल को
तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाया होगा, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट जोड़ के रखा है ना, तो घटाएंगे कहाँ से, यहाँ से अगर लेस करेंगे या इधर इसमें प्लस करेंगे, मतलब पीएल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक पे पीएल अकाउंट डेबिटेड, इसी तरह अगर ओपनिंग स्टॉक में बढ़ा के रखा है प्रॉफिट, मैं इसे भी घटा दूंगा, या इधर यहाँ से माइनस करूंगा या मैं यहाँ से ऐड करूंगा, तो पीएल अकाउंट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो ओपनिंग में तो करनी चाहिए ना रिजर्व, क्यों हमको क्यों कैंसिल करनी चाहिए ओपनिंग के ऊपर, अगर वो तो ओपनिंग तो सेल हो गया होगा ना, ओपनिंग बाद में सेल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, मगर आपने जो प्रॉफिट का रिजर्व रख दिया था, लोड जो रिजर्व था उसे कट के रख लिया था, तो प्रॉफिट आप घटा के दिखाया था ना, जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट बुक था, क्योंकि आपका प्रॉफिट बुक नहीं हुआ था, ऑनलाइज होके पड़ा था, तो इसको फिर रिटर्न रिवर्स लाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट पड़ा होगा, सॉरी डेबिट में पड़ा होगा, तो उसे निकाल दोगे, डेबिट सॉरी क्रेडिट में पड़ा होगा लास्ट ईयर के क्लोजिंग में, उसे हटा दोगे, क्योंकि आपने कुछ प्रॉफिट को अप टू और सेल फाइनल सेल होने तक ट्रांसफर कर दी, प्रॉफिट को बुक नहीं की, प्रॉफिट को करंट ईयर में चार्ज नहीं की, सिर्फ पोस्टपोन कर दी, कैरी फॉरवर्ड कर दी, तो उसको फिर लाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे समझो कि ओपनिंग स्टॉक को ऐसे घटाना चाहिए, अगर इस एंगल से सोचो कि मैं ऑलरेडी जो प्रॉफिट लिया था 8 रुपीज का लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर का जो सपोज 4 रुपीज का था, तो 4 रुपीज में प्रॉफिट था, मगर मैं क्या था कि यूटिलाइज नहीं हुआ था, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, तो फिर उसके लिए मैंने वापस लाना पड़ा। ठीक, जर्नल एंट्री। अब डिस्क्लोजर कैसे करेंगे, आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी एक साइड में एसेट होगा, तो एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट, उसके अंदर करंट एसेट रहेगा, करंट एसेट स्टॉक रहेगा, स्टॉक रिजर्व को वहां से घटा के दिखाओगे, नहीं कि क्रेडिट साइड में आप दिखाओगे। अभी एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आप भी ये क्वेश्चन ले सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 7 के 12.18 के पेज पे। MS Suman Enterprise has 2 departments, finished leather department and shoe department. Shoes are made the firm itself out of the leather supplied by leather department. क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट जो लेदर डिपार्टमेंट है, ये शू डिपार्टमेंट है, शू डिपार्टमेंट सप्लाई करता है, मगर जो लेदर सप्लाई आता है कहाँ से, बनाने के लिए आपका लेदर आता है, लेदर डिपार्टमेंट से लेदर ला के शू डिपार्टमेंट शू बनाता है। तो क्वेश्चन तो यहाँ तक इतना ही था, आगे चलते। Then from the following figures, the prepare departmental trading profit loss account for the year ended 31st March 2000. Then opening stock आपका डिपार्टमेंट ए की सॉरी डिपार्टमेंट बोल दिया कि लेदर डिपार्टमेंट का 30,20,000 है, शू डिपार्टमेंट की 4,30,000 है। परचेज आपका 1,50,000 सॉरी 1 करोड़ 50 लाख है, ये 2,60,000 है। सेल्स 1 करोड़ 8 लाख 45,20,000। देन ट्रांसफर टू शू डिपार्टमेंट 30 लाख का ट्रांसफर किए थे शू डिपार्टमेंट को, तब मतलब सेल ये एक्सटर्नल सेल आपका हुआ था, ये आपका एक्सटर्नल सेल किए थे, ये आपका एक्सटर्नल सेल हो गया और ये इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया, ठीक है 30 लाख। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ने इसके ऊपर, प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस ने सोर्स डिपार्टमेंट ने किए 5 लाख का, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों वो 1,50,000 उसका 60 लाख करके, रेंट देने पेमेंट किए वो 5 लाख, वो 3 लाख पेमेंट करके आपका आ गया स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फाइनल था 12,20,000, 5 लाख ये वाला आ गया इन्फॉर्मेशन। देन द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर नेसेसरी कंसिडरेशन। द स्टॉक इन शूज डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज ए consisting of 75% of leather and 25% of expenses. Stock of shoes department is considered. इसका मीनिंग आप समझ आ रहे हैं, हमने थोड़ा समझ को पहले हम पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट को कैरी करते हैं, फिर ये पॉइंट को होल्ड करते हैं, फिर फाइनली हम देखेंगे। द फिनिश लेदर डिपार्टमेंट यानी ग्रॉस प्रॉफिट 15% यानी लास्ट ईयर 1-2 ये वाला पीरियड है आपका 2-3, तो इसलिए लास्ट ईयर में 15% का ग्रॉस प्रॉफिट। तो जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस होल अमाउंट इज 8,50,000। अभी चलते हैं कि पहले जो पॉइंट आपका डाउट था
कि स्टॉक इन शूज डिपार्टमेंट में बी कंसिडर एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% लेदर 25% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। मतलब मैं आपने देखा कि डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन में शूज डिपार्टमेंट का बना रहा हूं कि आपका परचेज किए थे आपने कितने में, 30 लाख में, ठीक है। फिर उसके ऊपर प्रोसेस किए थे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5 लाख का किए थे, करके आपने फाइनली सेल किया था और सेलिंग एक्सपेंसेस भी था इसमें कितना 60,000, रेंट था 3 लाख, ऐसे करके फिर सेल किए थे 45 लाख 20,000 में। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होगा 5 लाख बड़ा हुआ है। ये बोल रहा है जो 5 लाख क्लोजिंग स्टॉक हम जो वैल्यूएशन करते हैं, कैसे वैल्यूएशन करते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट पर वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लो। तो कॉस्ट हम क्या लेंगे कि डायरेक्ट परचेज कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो जो परचेज कॉस्ट इंक्लूड होता है वो 75 होता है परचेज, मतलब ये जो 30 लाख ये आपका 75% है। वो जो बैलेंस जो परचेज करते हो, ये जो एक्सपेंसेस करते हो, ये आपका 25% जो एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस तो अदर कुछ एक्सपेंसेस होगा जो स्टॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, स्टॉक के इंक्लूड नहीं करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस स्टॉक का बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट रिलेटेड रेंट, ये सब आपका स्टॉक में जुड़ जाता है। स्टॉक वैल्यूएशन में पढ़ोगे आपको कि इसमें ऊपर जुड़ जाता है। तो ये हिस्सा आपका 25% होगा। तो आपका मान लो 5 लाख का स्टॉक है, तो 5 लाख स्टॉक से आपका ये टोटल है 100। तो इसमें आप जो लाए थे उस कहाँ से, लेदर डिपार्टमेंट से, उसका कॉस्ट कितना होगा? लेदर डिपार्टमेंट से कितने लाए थे कि उसके 5 लाख के ऊपर 100 से लेबर डिपार्टमेंट 75 हो जाने से आपको आ जाएगा 5 लाख इंटू 75% आपको आ गया 3,75,000। तो जो बैलेंस 5 लाख से ये बच्चा 1,25,000 ने अपने अदर मटेरियल कुछ यूज करे होगा या डायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस किए हुए जिसको हमने स्टॉक में जुड़ा के दिखाया, तो स्टॉक वैल्यूएशन में। तो ये जो फंडा इसके लिए था कि आप जो स्टॉक दिखा रहे हैं, जो स्टॉक आप जो वैल्यूएशन कर रहे हैं स्टॉक का कॉस्ट का, तो उसमें 75% शूज डिपार्टमेंट कंसीडर कॉस्टिंग 75% ऑफ लेदर एंड 25% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। अभी प्रॉब्लम के प्रैक्टिस पर आते हैं। इसका वर्किंग मैंने करके रखाया नीचे, ठीक है। ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। तो ये पेज क्या हो जाता है कि गंदा हो जाता है, तो गंदगी को साफ करनी चाहिए। तो इसलिए आपके माइंड में भी जितना गंदगी रखा है, जितना टेंशन रखा है, जितना इमोशन रखा है, वो सब काट के फेंक दो। नहीं तो गंदगी अगर साफ नहीं करोगे तो यहाँ पे पढ़ाई कैसे जाएगा, घुसेगा ही नहीं। अच्छा आगे हम अभी तो सोनल एंटरप्राइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टोटल लेदर डिपार्टमेंट शू डिपार्टमेंट, ये टोटल मतलब आपका कंपनी का बिजनेस हो गया, वो बना दिए। तो इस हिसाब से हम बनाए कि एक एक डिपार्टमेंट को करेंगे, पहले लेदर डिपार्टमेंट रखेंगे फिर शूज डिपार्टमेंट। लेदर डिपार्टमेंट क्या करेगा कि मैंने ओपनिंग स्टॉक मेरा था और लेदर डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक था 34,50,000। मैंने परचेज किया 1,52,60,000 में। सॉरी टोटल फिगर में चला गया मैंने, सॉरी गलती कहाँ आज कितना गलती हो रहा है भाई बेटे। हम लेदर डिपार्टमेंट में डिस्कस करें कि मैंने ओपनिंग स्टॉक था 30,20,000 में, परचेज किया 1,50,00,000 में, मैंने पहले सेल किया, एक्सटर्नल सेल किया 1,08,00,000 में, और डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया 30 लाख में, ठीक है। फिर 12,20,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा है, फाइनली मेरा प्रॉफिट आ गया 32 लाख। अभी शूज डिपार्टमेंट को चलते हैं। शूज डिपार्टमेंट क्या बोला कि मैंने ओपनिंग स्टॉक था 4,30,000, मैंने फर्दर परचेज किया 2,60,000 का, फिर उसके ऊपर अदर मटेरियल परचेज किया था, वो जो आया था 30 लाख, कहाँ से आपका डिपार्टमेंट लेदर डिपार्टमेंट से आया था। फिर मैंने उसके ऊपर एक्सपेंसेस किया 5 लाख। इस हिसाब से मेरा हो गया
45,20,000 में सेल किया, 5 लाख बचा है, टोटल हो गया 50,20,000। इस हिसाब से प्रॉफिट हो गया 8,30,000। फिर हम आते हैं कि पीएल के ऊपर। पीएल में मेरे ग्रॉस प्रॉफिट इसमें 42 लाख लाए लेदर डिपार्टमेंट और 8,30,000 कैरी फॉरवर्ड हुए। वो दोनों को एक साथ मिला के देखते थे पीएल की। यहाँ पे मैं सेलिंग एक्सपेंसेस 1,50,000 किया है, यहाँ पे 60,000 शूज डिपार्टमेंट और रेंट दिया मैंने वगैरह उसका 5 लाख और 3 लाख जो डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट कॉस्ट आपका जुड़ जाता है क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के ऊपर, रेंट नहीं होता है क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन के बाद का आप वेयर हाउस में ले लेते हो। इसी हिसाब से नेट प्रॉफिट मेरे निकल के आ गया। अभी हम देखेंगे कि टोटल में देखेंगे, आप टोटल कर लोगे निकल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम जनरल पीएल के ऊपर आते हैं, ठीक है। जनरल पीएल में हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करके लाएंगे 35,40,000 और शूज डिपार्टमेंट का 4,70,000। फिर मैंने 8,50,000 जनरल एक्सपेंसेस किया था। अच्छा, मैंने जो स्टॉक बचा के रख गया मेरा 5 लाख जो लेदर डिपार्टमेंट है 12,20,000 है। इसमें तो पूरा मार्केट से बाहर मार्केट से परचेज किया था तो इसलिए उसमें कुछ नहीं जुड़ा होगा। मगर जो 5 लाख मैंने दिखाया है ये 17,20,000 से 12,20,000 में कुछ जुड़ा नहीं क्योंकि मेरा बाहर से खरीदा था, उसके लिए मैं पूरा का पूरा 12,20,000 पे किया था। मगर जो 5 लाख मैंने यहाँ पे दिखाया है 17,20,000 से क्लोजिंग स्टॉक, तो उसमें मैं तो कुछ प्रॉफिट जोड़ के रखा है। वो कितना प्रॉफिट है, वो कितने का प्रॉफिट है, जितना मेरा ग्रॉस में ट्रांसफर करता हूँ तो उसके ऊपर ही जोड़ के रखा है प्रॉफिट। तो वो कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे 5 लाख के ऊपर, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 5 लाख है, उसके ऊपर मैं प्रोसेसिंग कॉस्ट हटा दूं तो मेरा 3,75,000 हो जाएगा। तो मतलब मैंने परचेज किया था लेडर डिपार्टमेंट से 3,75,000 में, जिसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट है वर्किंग नोट चलते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका 42 लाख था, किसका, लेदर डिपार्टमेंट का। आपका टोटल सेल था 1,08,00,000 एक्सटर्नल, इंटरनल 30 लाख, टोटल मिलके आपका 20% ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो आप भी 3,75,000 में लेदर डिपार्टमेंट जुड़ा होगा 20% का प्रॉफिट, तो इस हिसाब से आपका 75,000 प्रॉफिट जुड़ गया उसके। तो आपका 75,000 मतलब ये लेदर डिपार्टमेंट का कॉस्ट था कितना, 3 लाख का था, मगर वो 75 जोड़ के 3,75,000 में दिखाए ट्रांसफर किया। तो इसलिए मैं 75,000 हटाऊंगा। जनरल पीएल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व 75,000। फिर आते हैं ओपनिंग स्टॉक के ऊपर। तो ओपनिंग में मेरा 4,30,000 था, कौन बोलेगा, मेरा शूज डिपार्टमेंट। फिर मैंने उसके ऊपर भी तो प्रोसेस किया होगा ना, वो प्रोसेसिंग कॉस्ट डाला होगा उसमें, जोड़ा हुआ कॉस्ट में, तो उसको घटा देने से 2,22,500 मैंने परचेस किया था लेदर डिपार्टमेंट में। और उस साल का लेदर डिपार्टमेंट 2001-2 का ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 15%। लास्ट ईयर में 15% था, अभी 5% इंक्रीमेंट होकर मैंने 20% हो गया। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से मैं 48,375 में लेदर डिपार्टमेंट जुड़ा होगा। तो कंपनी क्या सोचेगा, इसे जो 48,375 तो मैंने रिजर्व रखा था ना, उसे ट्रांसफर कर दिया था, अभी इसके लिए ऑन रियलाइज हो गया इस साल। तो मैं क्या करूंगा कि पीएल को चार्ज कर दूंगा, पीएल को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि ना पीएल में घटा दिया था मैंने, पीएल को फिर वापस ले आऊंगा 48,000। और इस साल जो 75,000 का मैंने रियलाइज नहीं हुआ है, जो स्टॉक बढ़ा के रखा है, उससे मैं फिर कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी नेट में देखेंगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व फाइनली आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 26,625। तो मैं क्या किया कि 26,625 स्टॉक रिजर्व बता दिया। फिर आपका हो गया प्रॉफिट का स्वाप। अभी यहाँ पे हम प्रॉब्लम में कुछ अगर डाउट हुए या कुछ क्लास में डाउट हुए कि आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो तो मेरे साथ जरूर जुड़ रहिए, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे पोस्ट कीजिए और यूट्यूब पे कमेंट जरूर कीजिए। अभी चलते हैं कि एडवांटेजेस क्या होगा डिपार्टमेंटल अकाउंट, हम क्यों बनाते हैं एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, जो बीच बीच में मैं डिस्कस किया था, प्रॉफिट क्यों निकालते हैं डिपार्टमेंट का। तो अभी ठीक है ना, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, एक डिपार्टमेंट का अगर परफॉर्मेंस देखना चाहिए तो इस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट मुझे निकालना चाहिए।
फिर ग्रोथ हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट ग्रोथ कर रहा है, उसका नहीं कर रहा है, तो डिपार्टमेंट के लिए भी कंपेयर करने के लिए भी हमको चाहिए। और जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले, जो कोई पहले क्लास में बताया था कि डिसीजन जो लेते हैं कि रखूं या नहीं रखूं, मार्केट से बाय करूं, यहाँ से मैं डिपार्टमेंट को क्लोज करके मार्केट से फाइनली बाय करूं, ये कैपिटल का डिसीजन आपके फाइनल का सिलेबस में है, जो आप रिलेवेंट टेस्ट में वो पढ़ेंगे। तो उसका डिसीजन के लिए भी मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल चाहिए। अभी जजमेंट ऑफ एफिशिएंसी, कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ ईच डिपार्टमेंट, कितना स्टॉक मूवमेंट हो रहा है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट का स्टॉक पर अगर डिपार्टमेंट एक्स ने बना गया मगर डिपार्टमेंट वाई का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस तरह का डिसीजन हम कैसे लेंगे कि हमको लास्ट को तो एक ही पीएल बनाएंगे तो उसमें सारे के सारे क्लोजिंग स्टॉक मिला के दिखा देंगे, और जानेंगे कैसे कि डिपार्टमेंट एक्स का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इस वजह से स्टॉक ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से तो हमको एक एक करके स्टॉक डिफरेंट निकालने के लिए स्टॉक करना तो जजमेंट के लिए हमको बिल्कुल चाहिए। तो प्लानिंग कंट्रोल तो आपको समझ में आ गया, कुछ डिसीजन इसमें ऊपर ले सकते, कुछ प्लान कर सकते कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेपरेट कॉस्ट प्रॉफिट फिगर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट फैसिलिटी ऑफ बेटर कंट्री में, उसके ऊपर कुछ डिसीजन ले सकता हो अलग से। ठीक है, तो आपका ये एडवांटेजेस हो गया। ठीक है, अभी के लिए तो यहाँ पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास ये डिपार्टमेंटल अकाउंट में कंटिन्यू करेंगे। हम ये डिपार्टमेंट अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे, मगर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर थोड़ा स्लोली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा दिक्कत आएगा, इसलिए मैं स्लो में लूंगा, पूरा कंसेप्ट के साथ लूंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आपको ये समझने के लिए। ठीक है, नहीं तो आप रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा दीजिए कि यहाँ पे स्टॉक जाना है, इसे जाना है, क्रेडिट साइड में ये फिगर जाना है, डेबिट साइड में इस फिगर को लेना है, फिर ले जाओ। दोनों तो साइड है ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में। तो मैं ये तो स्मार्ट क्लास का बैच है, तो स्मार्ट की तरह मैं पढ़ाऊंगा, तो मेरे को एक एक पॉइंट को समझाऊंगा कि ये फिगर क्यों मिलना चाहिए और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है क्या, इसमें कैसे प्रॉफिट निकल के आता है, अलग तरह का दिखाया होता है। अगर आप पढ़े हुए होंगे मालूम होगा, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ये डिपार्टमेंटल अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आप खुश रहे और मैं भी खुश रहूंगा। आप खुश रहने से आप पढ़ाई करो, ज्यादा इधर उधर की बात मत सोचो। ठीक है, बाय।